नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंटों की कमेंट आ रही थी कि सर क्लास 11th का जो यूनिट 9 है हाइड्रोजन, उसकी वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो आज मैं उसी की वीडियो लेकर के आया हूं और उसका ये पहला वीडियो है। और उससे पहले मैंने काफ़ी क्लासेज जो हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री के लिए करा रखी हैं, कई यूनिट मैंने कंप्लीट करवाई हैं। अगर आपने वो प्रीवियस क्लासेज नहीं देखी हैं और उन्हें देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ पर जा कर के हमारी सारी क्लासेस देख सकते हैं केमिस्ट्री की। ओके, वहाँ पर आपको संस्कृत की क्लास भी मिलेंगी जो कि सीटेट वालों के स्टूडेंटों के लिए है, तो उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है केवल जो क्लास 11th की केमिस्ट्री है उनको देखिए, उसमें प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगी। और मैंने उन पर लिखा भी है कौन सा क्लास का वो यूनिट है और कौन से मतलब कौन सा जो है चैप्टर है, उसका नाम क्या है, सब कुछ आप वहाँ उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, जो आज की क्लास है हमारी, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है ये है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये इसका नोट्स भी है, आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और सबसे पहले आप क्या करिए, आप यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ के बाद में मैं आगे स्क्रीनशॉट आपको जो है उतरवाऊंगा, खिंचवाऊंगा। तो आप फिलहाल यहाँ तक क्या कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक ले लीजिए, फिर दूसरे पैराग्राफ का मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको खिंचवाऊंगा और उसको आप जो है नोट्स बना लेना, बाद में नोट कर लेना, मतलब मेरा कहने का है अपनी कॉपी में। ओके, तो देखिए, जो टॉपिक है इसमें है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। तो जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन का स्थान कहाँ है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इसमें। तो देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1 होता है, आपको सभी को पता होगा। ओके, तो इसलिए जो हाइड्रोजन है उसको आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के प्रथम वर्ग में रखा गया है। प्रथम आवर्त प्रथम वर्ग का मतलब क्या है, अब ये आपको देखो मैं समझा देता हूँ। हालांकि मैंने आवर्त सारणी के याद करने की ट्रिक आपको समझाई हुई है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसको देखिए, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा अगर आप पहले उसे देखते हैं तो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रथम आवर्त के प्रथम वर्ग का मतलब क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होगा, 1 होगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है मैंने, ये लिखा है KLMN वाला। आपको पता है 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, एक तो होता है SPDF वाला, एक होता है KLMNOPQ तक होता है। ओके, तो ये KLMN वाला है। पहला जो कोष होता है आप जानते हैं, उसका नाम होता है K, दूसरे का होता है L, है ना, तीसरे वाले का M, फिर चौथे का N और लास्ट तक Q तक होता है। 7 कोष अभी तक हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हाइड्रोजन उसमें केवल एक ही कोष होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहले वर्ग का तत्व है। कौन से वर्ग का तत्व होगा, पहले वर्ग का। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और पहले ही आवर्त का है। कौन से आवर्त का है, पहले आवर्त का। देखो आवर्त आप कैसे समझोगे, या अगर आपसे पूछ भी ले एग्जाम में आवर्त आप कैसे निकालोगे, हालांकि मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, वर्ग संख्या और आवर्त संख्या कैसे निकालें, आप ये सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 1। तो एक आवर्त तो ये है और एक आवर्त ये, तो 2 आवर्त इसमें है। तो लिथियम में कितने आवर्त हैं, 2। अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम जो है, सोडियम में कितने आवर्त हैं, आप ये कह सकते हैं कि सोडियम को किस आवर्त में रखा गया है, तो तीसरे आवर्त में रखा गया है। लिथियम को किसने आवर्त में रखा गया है, दूसरे में। तो हाइड्रोजन को पहले आवर्त में रखा गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही आवर्त है। अगर इससे आगे बढ़ जाता तो दूसरा आवर्त, है ना, जैसे इसमें है। यानी कहने का मतलब ये है, आप जो K कोष होता है उसे आप फर्स्ट आवर्त कह सकते हैं, L को दूसरा आवर्त, M को तीसरा आवर्त, है ना, N को चौथा आवर्त। उसी प्रकार से 7 आवर्त होते हैं कुल। कितने आवर्त होते हैं, 7। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो आवर्त और वर्ग ये आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने दे, तो आपसे पूछे कि इसकी वर्ग संख्या या आवर्त संख्या बताओ, जैसे आपसे कहे कि हाइड्रोजन की वर्ग संख्या और आवर्त संख्या बताओ, तो इसकी वर्ग संख्या भी 1 है और आवर्त संख्या भी 1 है। उसी प्रकार से लिथियम की वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो वर्ग संख्या जो प्रदर्शित करती है वो करती है हमारा जो लास्ट का जो कोष होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कितना, 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसमें भी 1 है। तो इन तीनों की वर्ग संख्या कितनी है, 1 है। और आवर्त संख्या कितनी है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, अलग अलग है ना।
तो जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, वो वर्ग संख्या को प्रदर्शित करता है। बात समझ आ गई, किसको प्रदर्शित करता है, वर्ग संख्या को प्रदर्शित करता है। तो सोडियम की वर्ग संख्या 1 है, लिथियम की भी 1 है और हाइड्रोजन की भी 1 है, और इसी बात को मैं आपको समझा रहा था वहाँ पहले। तो अब आगे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसमें आगे क्या है कि यह आवर्त सारणी के वर्ग 1, तो जो वर्ग 1 है उसको हम फर्स्ट ए भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, फर्स्ट ए। और उसको हम क्षार धातु भी कहते हैं, क्षार धातु क्या कहते हैं, क्षार धातु। क्षार धातुएं क्या हैं, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको जो है समझाया जाएगा। हालांकि मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है एस ब्लॉक के तत्व की कंप्लीट, उसमें आपको क्षार धातुओं कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी, 7-8 वीडियो उसमें मैंने बनाई हुई हैं। फिर भी मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि क्षार धातुएं कौन सी होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये सारे के सारी जितने भी परमाणु हैं सब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सभी क्षार धातुएं हैं। क्या हैं, क्षार धातुएं। वैसे मुख्य रूप से जो क्षार धातुएं हैं वे लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक होती हैं, लेकिन क्योंकि इसके बाहरी कोश में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के बाहरी कोश में, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्षार धातुओं की भांति, इसलिए इसको भी जो है क्षार धातु के साथ में रख लिया जाता है। और इसकी ट्रिक आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, हेलिना करे रब से फरियाद। हेलिना, इस पूरा का हो जाएगा हेलिना करे रब से फरियाद। इस ट्रिक के द्वारा आप याद रख सकते हैं। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, क्षार धातु। यदि हम इनकी बात करते हैं FCl BrIAT, यहाँ तक ये सभी की सभी जो है, ये सभी इनको हम कहते हैं हैलोजन। क्या कहते हैं, हैलोजन। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे इस टॉपिक में इन सब का यूज है ना। और ये जो हैलोजन है इनको रखा गया है वर्ग 17 कह सकते हो आप इन्हें, क्या कह सकते हैं, वर्ग 17 कहिए, या फिर आप जो है 7A भी इन्हें कह सकते हैं। वर्ग 17 अगर आप हिंदी में ऐसे कह रहे हैं तो वर्ग 17 होगा, रोमन अंकों में तो आप लिखेंगे 7A या 7A। वर्ग कितना, 7A। बात समझ आ गई। और आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो वर्ग 17 है उसमें किस किस को रखा गया है, तो आप बता देंगे FCl BrI और AT। इसकी ट्रिक क्या होगी, फादर कल बर्फी इमली आटा लाए। क्या ट्रिक होगी, फादर कल बर्फी इमली आटा लाए। समझ में आ गया। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये तो आपको समझाना था ताकि आपको टॉपिक अच्छे समझ में आए। इसके बिना आपको टॉपिक समझ नहीं आता, तो ये ज़रूरी है अलग से कुछ बातें समझानी। बाकी आपको ये सब उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स में जितना मैंने लिखा हुआ है आप सिर्फ उतना लिखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, एक बार फिर शुरू से, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है 1 है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है, इसलिए हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के प्रथम वर्ग या इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ए में रखा गया है। अभी मैंने आपको समझाया है। यह आवर्त सारणी के वर्ग 1 या वर्ग 1 को आप क्या कहोगे, फर्स्ट ए की क्षार धातु मैंने भी आपको बताया कि क्या होती हैं। तथा वर्ग 17 या इसको हम वर्ग 7A भी कहते हैं कि हैलोजन गैस, हैलोजन क्या है अभी मैंने आपको बताया था, FCl BrI और AT के गुण प्रदर्शित करती है। ओके, तो बात समझ आई। इसको जो है हाइड्रोजन को जो है किस किस में रखा गया है, तो वर्ग 1 में रखा गया है और एक वर्ग 17 कहिए या 7A कहिए हैलोजन के साथ में। अब क्यों रखा गया है ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए पहले आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अगला स्क्रीनशॉट आप कहाँ तक लेंगे मैं बताऊंगा। हालांकि इससे आगे तक स्क्रीनशॉट आएगा, ठीक है ना। बाकी आप फिलहाल यहाँ तक ध्यान रखें, मैं फिर नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट एक लुआऊंगा। तो स्टूडेंट, जो सेकंड स्क्रीनशॉट है दूसरा, आप यहाँ से यहाँ तक वाला ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की जा सकती है। अब इसको समझ लीजिए कि ये क्या है, कि इस दोहरे गुण के कारण, कौन सा दोहरा गुण, कि इसमें आपने देखा कि ये जो है हाइड्रोजन, इसको किस में रखा गया है, एक तो वर्ग 1 में रखा गया है और एक किस में रखा गया है, वर्ग 7A में रखा गया, या 17 भी आप उसे कह सकते हैं, या फिर 17 वर्ग में रखा गया है। जब आप वर्ग 17 कह रहे हैं तो आपको उसके साथ में A नहीं बोलना है। जब आप जो रोमन अंकों में 7 कह रहे हैं तो उसके साथ में A बोलना है आपको। ये बात आपको याद रखनी है। बात समझ आई। तो इस दोहरे गुण के कारण, तो दोहरा गुण आपको समझ में आ गया। इस दोहरे गुण के कारण आवर्त सारणी में इसकी जो स्थिति है वो एक विवाद बनी हुई है। क्या बनी हुई है, विवाद बनी हुई है, क्योंकि इसमें दोहरा गुण है ना। कैसे दोहरा गुण है कि इसको जो है वर्ग जो है 7 में भी रख दिया, 7A में, और किस में रख गया, वर्ग 1A में भी रख दिया, या आप जो ये कह सकते हैं कि वर्ग 1 में भी रखा गया है।
तो हाइड्रोजन के दोहरे गुण का कारण क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हाइड्रोजन में जो दोहरा गुण है, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करता है? क्षार धातु के समान व्यवहार करता है। अगर कोई भी परमाणु क्या करे? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, तो उसके अंदर क्या है? क्षारीय गुण होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये किसके समान जो है गुण प्रदर्शित करता है? क्षार धातु के समान जो है गुण प्रदर्शित करता है। ओके, तो मैंने इसमें लिखा है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ना, कि अतः यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्षार धातु के समान व्यवहार करता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अधातु अर्थात हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। तो जो हैलोजन है सभी वो क्या है? अधातु हैं। अधातु का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अधातु। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करें, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करें, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हैलोजन की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसे वर्ग फर्स्ट ए तथा 7a दोनों में रखा गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसे वर्ग 1 और वर्ग 2 में क्यों रखा गया है? तो रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागे तो ये किसकी तरह हो जाता है? ये क्षार धातु की तरह व्यवहार करता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो फिर ये जो है हैलोजन की भांति व्यवहार करता है, इसलिए इसको जो है वर्ग 1 में भी रखा गया है और वर्ग 17 कहिए या फिर वर्ग 7a कहिए, दोनों में रखा गया है। और कुछ रीजन्स हैं, देखिए इसमें लिखा गया है कि क्षार धातु के साथ हाइड्रोजन की स्थिति निम्न तथ्यों द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। कि जो क्षार धातुओं के साथ में हाइड्रोजन की क्या स्थिति है, ये निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। और आप वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो तीसरा स्क्रीनशॉट है आप यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ तक ले लीजिए तीसरा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो देखिए इसमें आगे क्या है। तो इसमें जो पहली हेडिंग है, आपको ए हेडिंग बनानी है कि हाइड्रोजन की क्षार धातुओं से समानता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन की क्षार धातुओं से समानता स्पष्ट कीजिए, या पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित कीजिए, या हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की क्षार धातु से समानता अर्थात इसको जो है, जो हाइड्रोजन है इसको क्षार धातु के साथ में क्यों रखा गया, अर्थात क्या क्या समानताएं हैं हाइड्रोजन की क्षार धातु के साथ, कि इसे जो है आवर्त सारणी में क्षार धातु के साथ में रखा गया है। ये अब आपका जो है क्लियर हो जाएगा इसको क्यों रखा गया, अर्थात इसकी जो है क्षार धातु के साथ में क्या क्या समानताएं हैं। तो देखिए हाइड्रोजन, H का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यह है निम्न, क्या है? हाइड्रोजन निम्न गुणों में क्षार धातु से समानता प्रदर्शित करती है, और इन समानताओं के आधार पर हाइड्रोजन को वर्ग 1 कहिए या फिर फर्स्ट ए में क्षार धातु के साथ स्थान दिया गया है। तो देखिए कौन कौन से फैला है इसमें। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अभी तक मैंने आपको वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया था, फिर से एक बार समझिए। तो पहला जो हेडिंग है इसका, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में होता है। तो आपने देखा होगा जो भी क्षार धातु है, क्षार धातु आपको पता है कौन कौन सी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। ये सारी की सारी हमारी क्या है, सारी क्षार धातुएं। हेलिना करे रब से फरियाद, इसमें सिर्फ आपको अगर हाइड्रोजन हटा दें, बाकी के सारे जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या हैं, क्षार धातुएं हैं। ओके, हालांकि जो हाइड्रोजन है वो क्षार धातुओं के गुण भी रखता है, और किसके गुण रखता है, हैलोजन के भी, इसलिए इसको भी रखा गया है। लेकिन पूरी तरह से उसमें क्षार धातु के गुण नहीं है ना, क्योंकि कहीं कहीं पर वो अधातु गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए उसको हैलोजन के साथ में भी रखा गया है, इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। तो क्लियर है। तो क्षार धातु के समान हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एस उपकोश में। तो आप देख रहे हैं इन सभी क्षार धातुओं के बाहरी कोश में, तो ये बाहरी कोश है ना। कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, 1s2, यहाँ पर 2s1 होगा, इसको 1 कर लेना, सॉरी, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 2s1, क्योंकि लिथियम को होता है 2 और 1 3, बात समझ आ गई। तो यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन का बाहरी कोश, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल इसका 1s1 ही होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो कि एस में है ना, एस उपकोश में है या नहीं है। अब आगे देखिए आप, जो लिथियम है, लिथियम का जो बाहरी कोश है, उपकोश सॉरी, कौन सा है, 2s1 है। तो आप इसमें देख रहे होंगे, तो इसमें भी कितना है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही, जो कि किसमें, एस में है। या आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम 2s1, क्योंकि आपको पता है हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है, या अक्रिय गैस भी आप इसे कह सकते हैं। उसका परमाणु क्रमांक होता है 2,
2 और 1 क्या हो जाएगा 3, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं ना कि शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें कि आपको समय ज़्यादा ना लगे और समय भी समझ में भी आपको अच्छी तरह से आए, तो आप क्या करें, आप अक्रिय जो गैस हैं, उत्कृष्ट गैस हैं, उनका प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखिए हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो इसका परमाणु क्रमांक 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले आप हीलियम लिख लें और उसके नीचे लिख दें 2, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक 2 होता है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे तो आप यहाँ देख लें या फिर ऐसे देख लें, आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो एस उपकोष है, कितना इलेक्ट्रॉन है उसमें अंतिम में, सिर्फ एक ही है ना। कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसमें भी 1 है ना, जो कि एस उपकोष में, इसमें भी एस उपकोष में और 1 ही इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम में भी आप देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये लास्ट वाला उपकोष है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना है 3s1, तो इसमें भी एस में ही, एस उपकोष में ही 1 इलेक्ट्रॉन है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सोडियम है इसके पास वाला जो अक्रिय तत्व है वो है नियोन, क्या है नियोन Ne, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। बहुत आसान तरीका है, अगर आप ये यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, तो आपको इतना लंबा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता जाएगा और आपको लिखने में प्रॉब्लम भी आएगी। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बनाई है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे किसी भी तत्व का, चाहे किसी का परमाणु क्रमांक कितना भी है, और आप बाउ प्रिंसिपल के द्वारा आप इसे बना सकते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, परमाणु संरचना जो चैप्टर 2 है यूनिट 2, उसमें आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें भी जो है उपकोष में ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्षार धातु के साथ में क्या कर रहा है, इस प्रकार से समानता प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा और जो भी क्षार धातु है उनको मैं आगे दिखा रहा हूँ आगे, और अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट आगे, तो यहाँ तक एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ तक ले लीजिए। 1 मिनट रुकिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। तो देखिए आगे, अब यहाँ भी देख सकते हैं आप, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है ना। इसके जो पास वाला अक्रिय तत्व है वो है आर्गन, इसका परमाणु क्रमांक 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। तो आपको बस क्या करना है, अगर आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, आप क्या करें, आप एक एक बढ़ाते जाएं। देखिए यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 4s1 हो गया। रूबिडियम का कितना है 37, और इसका जो पास वाला अक्रिय तत्व है वो 36, क्रिप्टोन, कौन सा है क्रिप्टोन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 36। तो इसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो 4s1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5s1, है ना। इससे पहले पोटेशियम से पहले क्या था, वहाँ पर अक्रिय गैस के बाद में 3s1 था, और उससे पहले क्या था 2s1। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये सिंपल तरीका है बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे सीजियम है, इसका होता है 55 परमाणु क्रमांक, है ना। तो जीनोन लिखिए आप, और इसका परमाणु क्रमांक है 54, 54 और 1 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 55। और यहाँ पर 5s1 लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 6s1, क्योंकि ये कौन से कोष में है, ये छठे कोष में है। कौन से कोष में है, छठे कोष को दर्शा रहा है। यहाँ पर देखिए आप फ्रांसियम में जो है परमाणु क्रमांक 87 है, तो आप इसके पास वाला अक्रिय तत्व लिखेंगे रेडॉन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 86 या 86। तो 6 के बाद में क्या आएगा 7, और एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन है ही हमारा कितना है 1, तो इसलिए हम लिखते जा रहे हैं। तो 4s1 5s1 6s1 7s1। बस आपको ये याद रखना है, अक्रिय गैसें, क्या याद रखना है अक्रिय गैसें। और अक्रिय गैसों की भी एक ट्रिक है, हेनी अर्कर 0 रन पर आउट। चलो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, क्या लिखोगे, बाकी मैंने ट्रिक की वीडियो बनाई है पूरी आवर सारणी याद करने की। तो देखिए स्टूडेंट, ये ट्रिक हो जाएगी इसकी याद करने की। जो अक्रिय गैसें हैं हीनी अर्कर, ये AR है, ये कर है अर्कर, इसे लिखोगे आप 0 रन पर आउट है, ठीक है। थोड़ा स्टैंड की वजह से हाथ से लिखने में थोड़ा समस्या आती है, ठीक है ना। कभी ये सोचे कि सर तो पता नहीं कैसे राइटिंग में लिख रहे हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो हीनी, इसको आप लिखेंगे हीनी अर्कर 0 से जीनोन आपको याद रखना है, इसको जीनोन कहते हैं। रन पर, इसे कहते हैं रेडोन। पर आउट, ये सारा का सारा साइलेंट है, पर आउट, ठीक है। तो हीनी, ही से आपको पता लग गया हीलियम, नियोन क्या हो जाएगा आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन, पर आउट। तो समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे अक्रिय गैसें हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो क्षार धातुएं सारी की सारी
इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके समान है, हाइड्रोजन के समान है। या आप ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके समान है, क्षार धातुओं के समान है। अर्थात उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, अशुभ कोश में है। और आप यहाँ भी देख रहे हैं कि इन सभी जितने भी क्षार धातु हैं इनमें क्या है, सभी के बाहरी कोश में या अशुभ कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है, समानता है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता है। तो एक गुण तो ये मिल गया किसका, हाइड्रोजन का, किससे, क्षार धातुओं से। बात समझ आई। तो एक गुण तो ये है, एक रीजन तो ये है कि इसको क्षार धातु के साथ में रखा गया है। दूसरा रीजन देखिए, दूसरा रीजन है संयोजकता या वैलेंसी। देखिए संयोजकता लेसन मैंने कंप्लीट आपका पढ़ाया हुआ है, जिसका नाम है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है यूनिट है। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझाया और नहीं पढ़ाया तो आपको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में, क्लास 12th में भी। और आप आगे क्लास 11th की जब केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी उसमें भी बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। अगर आपके जो केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना जो चैप्टर है वो आपका अच्छा नहीं है, तो ठीक है, तो इसको ज़रूर समझ लें अच्छे से। मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है काफ़ी सारी, देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जा करके। तो देखिए संयोजकता, संयोजकता तो आपको पता ही है। संयोजकता क्या होता है, कोई भी जो परमाणु होता है, परमाणु क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति रखता था, जितने भी वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी संयोजकता कहलाती है ना। किसी भी परमाणु जो है त्यागने की या इलेक्ट्रॉन त्यागने की या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है ना, अर्थात इलेक्ट्रॉन जितने भी वो त्यागता है या ग्रहण करता है उसको हम उसकी क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे क्षार धातु के समान जो हाइड्रोजन है, इसके बाहरी कोश में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ना, अतः इसकी जो संयोजकता है वो क्षार धातु के समान है। अर्थात अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, है ना, तो क्या करेगा, ये जो है क्षार धातु के समान व्यवहार करेगा। क्या करेगा, क्षार धातु के समान व्यवहार करेगा। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। आपको पता है कि क्षार धातुएं सभी क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं, तो इसलिए उनकी संयोजकता कितनी होगी, एक होगी। इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन है इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, एक होगी। क्यों, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो बात समझ आ गई, ठीक है। तो क्षार धातु के समान एक ही है इसकी संयोजकता भी। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया दूसरा गुण या दूसरी समानता जो कि हाइड्रोजन की क्षार धातु से मिलती है। अब तीसरी समानता देखते हैं क्या मिलती है। तो देखिए स्टूडेंट, तीसरा जो गुण है या समानता आप कह सकते हैं वो है धन विद्युतीय प्रकृति। धन विद्युतीय प्रकृति, इसको द और ये वाला बना लेना, है ना, ध मत करना, गलत हो जाएगा नहीं तो धन विद्युतीय प्रकृति। तो देखिए धन विद्युतीय प्रकृति का मतलब क्या है, देखिए इसमें क्षार धातुओं के समान जो हाइड्रोजन तत्व है एक इलेक्ट्रॉन दान करके धनात्मक आयन बनाता है। ये तो मैंने भी आपको बता दिया, है ना। तो जो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, है ना, वो क्या बनाएगा, धनायन। इसलिए यह क्षार धातु के समान धन विद्युतीय प्रकृति भी व्यक्त करता है। धन विद्युतीय प्रकृति का मतलब क्या, कि जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागे और धनायन बनाए उसे हम क्या कहते हैं, धन विद्युतीय प्रकृति कहते हैं हम उसे किसी भी तत्व की। तो बात समझ आ गई ना। कैसे, यहाँ पर देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। कितना है, 1s1। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू मत लगाना, ये इक्वल टू का निशान है, तीर का निशान इसे कहते हैं हिंदी में, इसको मत लगाना आप, ठीक है। यहाँ पर बस केवल यहाँ लगाना इसमें। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है कितना, 1s1। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग कर दिया। इसको पता है आपको, अगर किसी भी परमाणु पर प्लस या धनावेश होता है उसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है। क्या मतलब होता है, इसका इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन है इसने त्याग रखा है, अलग बाहर किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 0 है ना। तो यहाँ पर इसने क्या बनाया, धनायन बनाया है या नहीं बनाया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है तो इसलिए क्या बना, धनायन। आगे देखिए जो लिथियम है Li, है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s1। तो इसने भी क्या किया, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो त्याग दिया। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ये भी क्या बनाएगा, धनायन। लगा नहीं है, मैं लगा देता हूँ, देखो। तो ये भी क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। और यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा, 1s2 2s1 क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन पहले इसका त्याग दिया था तो 0 हो गया। चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 2s0, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर 2s0, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ये जो वाला जो इसके पास में था वो त्याग दिया, इसने भी क्या बनाया, धनायन। तो आप देख रहे हैं जैसा क्षार धातु धनायन बना रही है ऐसे किसने बनाया है, हाइड्रोजन ने बनाया है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, धन विद्युतीय प्रकृति। इसी प्रकार से सोडियम में भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ये रहा सोडियम। तो सोडियम
का परमाणु क्रमांक 11 होता है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। परमाणु क्रमांक याद करने की ट्रिक इस पर वीडियो मैंने बनाई हुई है, सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1 है ना। तो इसका बाहरी जो कोश है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को इसको त्याग दिया, तो यहाँ पर कितना रह गया 2p6 तक ही, केवल यहाँ तक ही रह जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो इसने त्याग दिया है। तो ये तो जीरो हो गया, चाहे इसको तो आप लिखो या मत लिखो 3s0 यहाँ पर। तो बात समझ आए। तो इसने यहाँ पर क्या बनाया, धनायन बनाया एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके। तो इसने भी जो है इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने भी इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो इसे हम कहते हैं क्या, धन विद्युतीय प्रकृति। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए यहाँ तक लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप लिख ही लोगे सोडियम का, नहीं लिख सकते तो लो यहाँ तक, अभी जो है ये वाला स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो बात समझ आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये तीसरा जो समानता थी हाइड्रोजन की, किसके साथ में, क्षार धातु के साथ में। अगली समानता देखिए कौन सी है। तो देखिए स्टूडेंट, अगली समानता कौन सी है, चाहे तो आप पहले यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिए। तो अगली जो समानता है वो है ऋण विद्युतीय तत्वों से संयोजन, या संयोग भी आप कह सकते हैं। संयोग का मतलब होता है जुड़ना, और ऋण विद्युतीय का मतलब जिन पर क्या हो, ऋण आवेश होता है ना। जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, जितनी भी सब इन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। अर्थात जितनी भी अधातुएं होती हैं ना, उन पर क्या होता है, ऋणावेश। तो उसी को हम कहते हैं ऋण विद्युतीय, है ना। तो ऋण विद्युतीय तत्वों से संयोजन। तो देखिए ये जो ऋण विद्युतीय तत्व है उनसे कैसे संयोजन करता है, कौन, हाइड्रोजन भी और क्षार धातुएं भी, क्योंकि हमें तो पढ़नी है ना क्षार धातु के साथ क्या समानता है हाइड्रोजन की। तो देखिए यहाँ पर आप, क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन ऋण विद्युतीय तत्वों जैसे ऑक्सीजन या हैलोजन, हैलोजन मैंने अभी आपको बताया FCl Bri, ये सभी क्या है, हैलोजन है। सल्फर अर्थात S आदि से संयोग करके क्या बनाता है, समान सूत्र वाले ऑक्साइड। तो आप देखो इंग्लिश को देख करके कन्फ्यूज मत होना, ऑक्साइड चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाएगा ऑक्साइड। हैलाइड है ना। ऑक्साइड का मतलब होता है जब कोई भी धातु किसी ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो हम जो बनता है उसे हम कहते हैं ऑक्साइड। अगर कोई हैलोजन किसी भी धातु से या किसी भी तत्व से क्या बनाए, उसका जो है हैलाइड बनाए, मतलब उससे क्रिया करे, तो हम क्या कहते हैं, हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलाइड। जब किसी भी तत्व से क्या करती है हैलोजन क्रिया, तो हम क्या कहते हैं, हैलाइड। जब किसी धातु से ये क्रिया करेगी तो हम क्या करेंगे, हैलाइड। जैसे सोडियम से अगर हम Cl की रिएक्शन कराएं तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, तो आप उसे कह सकते हो सोडियम हैलाइड। ओके। तो देखिए तथा सल्फाइड बनाती है। सल्फाइड कब बनेगा, जब सल्फर से रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, तो जो ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड अर्थात जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। क्या बनाता है, जल। क्रिया कहिए या फिर आप संयोग कहिए या संयोजन कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो पहले क्या बनाया, ऑक्साइड। ऑक्साइड किसने बनाया, ऑक्सीजन से क्रिया करके, किसने, हाइड्रोजन ने, है ना। और ये किसके समान है, ये समान है सोडियम ऑक्साइड के। किसके समान है, सोडियम ऑक्साइड के, है ना। तो सोडियम ने ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाया सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम ने क्या बनाया, पोटेशियम ऑक्साइड, है ना। तो हाइड्रोजन ने क्या बनाया, जल। क्या बनाया, जल। तो ऑक्साइड तो किसने बनाया है, हाइड्रोजन ने भी बनाया है, सोडियम ने भी बनाया है, और किसने बनाया, पोटेशियम ने भी बनाया। तो आपको पता है सोडियम और पोटेशियम ये दोनों क्या हैं, ये क्षार धातुएं हैं। और हाइड्रोजन को भी इसके साथ में रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके साथ में इसकी समानता है। तो ये समानता तो हम देख रहे हैं। तो जैसे जो क्षार धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं, उसी प्रकार से जल भी क्या बना रहा है, हाइड्रोजन भी क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा था, जल बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो देखो ऐसे ही बनाया इसने भी, H2O, इसने Na2O, K2O, है ना। जैसे K2N2O बनाया Na2O, उसी प्रकार से बना है H2O। बात समझ आई। आगे देखिए हैलाइड। तो जैसे हैलाइड क्षार धातुएं बनाएंगी, जैसी जो धातुएं हैं, मतलब जैसे जो हैलाइड हैं वो क्षार धातुएं बनाएंगी, ऐसा ही हैलाइड कौन बनाएगा, ऐसा ही हैलाइड जो है हाइड्रोजन भी बनाएगी। कैसे देखिए, HCl जो NaCl और KCl आदि के समान है, तो हैलोजन से जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन तो बनाएगा HCl। बात समझ आई। और जब क्षार धातुएं हैलोजन अर्थात Cl से रिएक्शन करेंगे, आपको पता है क्लोरीन जो है हैलोजन है, FCl Bri सभी हैलोजन है। तो मैं सिर्फ केवल किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, Cl का, है ना। अगर सोडियम जो है Cl से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है। उसी प्रकार से अगर पोटेशियम Cl से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, KCl बना रहा है ना। इसके समान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H2 की जब रिएक्शन करी हमने Cl2 से क्या बना, 2HCl बना। तो सिर्फ ये तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है, बाकी हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाया, HCl बनाया,
किसी प्रकार से ऐसी जैसे NaCl से रिएक्शन करके क्या बनाता है NaCl। उसी प्रकार से अगर हम K2 की 2K की रिएक्शन किससे कराएंगे Cl से, तो क्या बन जाएगा 2KCl बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर HCl बना, यहाँ पे NaCl बना, और अगर आप K की रिएक्शन कराओगे Cl से तो KCl भी बन जाएगा। बस आपको 2K लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको समीकरण को बैलेंस करना है, इस वजह से। कभी आप ये कहे कि सर 2 क्यों ले रहे हैं, तो समीकरण संतुलित करने के लिए हम 2 लेंगे, है ना। तो H2 + Cl2 तो 2HCl। उसी प्रकार से Na से पहले 2 हमें लेना है, क्यों? समीकरण संतुलित करने के लिए, ठीक है। और क्लोरीन तो अपनी द्विपरमाणुक अवस्था में होता ही है Cl2 के रूप में, तो इसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बनेगा 2NaCl। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा जो गुण है वो है सल्फाइड। तो देखिए H2S जो Na2S K2S के समान है, अर्थात इसमें ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड से अर्थात सल्फर से रिएक्शन करके क्या बनाता है H2S। जैसे सोडियम जो है सल्फर से रिएक्शन करके क्या बनाता है Na2S बनाता है, और पोटेशियम क्या बनाता है K2S बनाता है। उसी प्रकार से सल्फर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्या बनाता है H2S बनाता है। बाकी आप आगे देखिए, बाकी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो लीजिए जल्दी से, आगे देखिए। तो देखिए कैसे बनाता है, यहाँ पर देखिए आप, तो एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ तक ले लीजिए। इतना तो आपने ले लिया है, अब यहाँ तक ले लीजिए जितना भी आ रहा है, ठीक है। आप समझिए, हाइड्रोजन की रिएक्शन सल्फर से तो क्या बना हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सल्फाइड बनाया नहीं बनाया। सोडियम की सल्फर से रिएक्शन तो बनाया इसने सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड ने जैसा बनाया है ऐसे हाइड्रोजन ने भी अपना सल्फाइड बनाया है। तो ये क्या है, एक समानता है। आगे देखिए ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। तो आप देख रहे हैं कि क्षार धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +1 होती है। जितने भी क्षार धातुएं हैं, है ना, कौन कौन सी, लिथियम सोडियम पोटेशियम, है ना, ये सारी की सारी जो क्षार धातुएं इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1। इसी प्रकार हाइड्रोजन भी +1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए आप, KCl NaCl में इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1 होती है। K की भी +1 होगी और Na की भी। उसी प्रकार से HCl में H की ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी है +1 ही होती है। बात समझ आ गई। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या के बारे में नहीं पता है, इस पर वीडियो मैंने बनाई हुई है डिटेल में, आप उसको जाकर के देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 5वां गुण था ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। तो ये 5 समानताएं मैंने दिखाई है किसके साथ में, क्षार धातु के साथ में, कि इसको क्षार धातु के साथ में क्यों रखा गया है आवर्त सारणी में। अब मैं बात करूंगा कि इसे हाइड्रोजन के साथ में क्यों रखा गया है, हाइड्रोजन को, कि हाइड्रोजन से इसकी कौन कौन सी समानताएं हैं। तो देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन की हैलोजनों से समानता, हम समानता पढ़ेंगे किसके साथ में, हैलोजनों के साथ में। तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 या 7A में फ्लोरीन, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, क्लोरीन अर्थात Cl, ब्रोमीन या Br, आयोडीन I आदि को रखा गया है, जिन्हें हैलोजन कहते हैं। और हाइड्रोजन की हैलोजन से निम्न समानता पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी समानताएं पाई जाती हैं। पहला देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जैसे इसके साथ में समानता थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, ऐसे ही इसके साथ में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में इसकी समानताएं हैं। क्या क्या है, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें कि सभी हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको सभी को पता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, इनका जो बाहरी कोश होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं, उत्कृष्ट गैस अर्थात अक्रिय गैस। उत्कृष्ट गैस आपको पता ही है, जितनी भी अक्रिय गैस जैसे हीनी, अर्कर मैंने अभी आपको बताई थी, हीलियम, है ना, नियोन, ये सभी क्या हैं, ये सब उत्कृष्ट गैसें हैं। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है, ये जो है स्थायी संरचना प्राप्त की होती हैं, क्योंकि ये जो है क्रिया नहीं करती है, करती है तो बहुत ही कम क्रिया करती हैं, क्योंकि इनका स्टक जो है पूर्ण होता है, इसलिए इनको उत्कृष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस, या फिर अक्रिय तत्व भी इन्हें कहते हैं। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि इनको अक्रिय तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो अष्टक है वो पूरा होता है, इसलिए जो है अपनी की इनकी जो संरचना है वो क्या होती है, स्थायी। इनकी संरचना स्थायी होती है, इस वजह से ये क्या नहीं करती, ये जो है किसी भी दूसरे तत्व से संयोग नहीं करती हैं, क्रिया नहीं करती हैं, है ना, इसलिए इनको अक्रिय तत्व कहते हैं। चलिए आगे देखिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक आप। तो उत्कृष्ट गैसों के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ओके, ठीक इसी प्रकार जो हाइड्रोजन है वो भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करती है, उत्कृष्ट गैसों की भांति स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी समानता दिखाता है। तो बात समझ में आ गई।
कि क्यों उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में वो समानता दिखाता है, क्योंकि जितने भी हैलोजन हैं वो सभी क्या करती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक अगर जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती हैं, वो सब क्या कर लेते हैं, स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेती हैं। उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी क्या कर लेता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले वो भी स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। कैसे कर लेता है, तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए आप, जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको पता है 1s1 है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये क्या हीलियम की तरह नहीं हो जाएगा। और आपको पता है हीलियम क्या है, एक अक्रिय तत्व है। एक हीलियम ऐसा तत्व है जिसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो स्थायी माना जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार से जो फ्लोरीन है, परमाणु क्रमांक होता है इसका 9 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p5 है ना। तो इसका जो बाहरी कोश है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसका KLMN वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ना तो होगा 2 7 है ना। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये नियोन की तरह नहीं बन जाएगा क्या, तो इसके बाहरी कोश में फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ना। यहाँ पर तो आपको 6 दिख रहा है, लेकिन ये वाला पूरा का पूरा एक जो L कोश है वो हो जाएगा ना, तो 2 और 6 8 हो जाएंगे ना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN वाला होता है वो होता है 2 8। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो ये भी स्थायी है। और हीलियम आपको पता है स्थायी है, मैंने आपको बताया अगर हीलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्थायी होता है ना। और हीलियम के बाहरी कोश में हमेशा जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है ले लेता है, क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वो भी स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से क्लोरीन भी ऐसे ही करता है। इसके बाहरी कोश में देख रहे होंगे आप, देखो कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है KLMN वाला इसका, तो 2 होता है, फिर 2 के बाद में 8, और फिर बाहरी कोश में इसके होता है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कितना होता है, 7। तो 2 और 8 10 और 7 17, तो 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये आर्गन की तरह हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, तो ये 2 हो गया, 2 और 8 10, 10 और 8 18, तो 3s2 और 3p6, तो 18 कंप्लीट हो गया ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो है जितने भी एलिमेंट है सब क्या कर लेते हैं, स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो आपको पता लग गया होगा जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, वो जो है किसके समान गुण प्रदर्शित करता है, वो जो है क्षार धातु के समान भी, और किसके समान भी, उसके हाइड्रोजन के समान भी। कैसे करता है आपको पता लग गया है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समानता आपको पता लगी है ना, कि क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में समानता है। अब अगला देखिए, और यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, ये ले लिया आपने, नहीं लिया तो ले लीजिए, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हेडिंग है इसकी, जो समानता है किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, वो है परमाणुकता। तो देखिए हाइड्रोजन का अणु भी हाइड्रोजन अणुओं के समान द्विपरमाणुक होता है। कैसे होता है, द्विपरमाणुक। द्विपरमाणुक का मतलब जिसमें 2 परमाणु होते हैं, जैसे F2Cl2 Br2 I2, ऐसे ही हाइड्रोजन भी होता है द्विपरमाणुक के रूप में। तो ये समझ में आ गया, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगला हेडिंग देखिए, अधात्विक प्रकृति। तो देखिए हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन तथा क्लोरीन के समान गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तथा उन्हीं के समान में क्या है, अधातु। अधात्विक का मतलब ये सभी क्या है, अधातु हैं जो हैलोजेंस है। उसी प्रकार से जो हाइड्रोजन वो भी क्या है, अधातु के रूप में ही, अर्थात गैस के रूप में पाई जाती है। तो ये किसको दर्शाती है, उसकी जो है अधात्विक प्रकृति को दर्शाती है। तो समझ में आ गया तीसरा वाला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, ऑक्सीकरण अवस्था। और इतना एक स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। ऑक्सीकरण अवस्था में है कि जो सभी हैलोजेंस होते हैं ये अधिकतर अपने यौगिकों में -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। कितनी, -1। इसी तरह जो सोडियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, इन सभी में हाइड्रोजन भी क्या करता है, माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। बात समझ आई। तो वहाँ तो +1, वहाँ तो जो है क्या कर रहा था, +1 प्रदर्शित कर रहा था, इसलिए जो है क्षार धातु के साथ में रख लिया। और यहाँ पर क्या कर रहा है, -1 प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर किसके साथ में रख लिया, ऑक्सीकरण, यहाँ पर जो है इसलिए हाइड्रोजन के साथ में रख लिया। तो ये इसकी हाइड्रोजन के साथ में समानता है, चौथी। और एक और देख लीजिए, पांचवी जो अंतिम है और इम्पोर्टेंट भी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट हेडिंग है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है जब कोई जो है, कोई भी परमाणु किसी के साथ में जुड़ता है और उससे दूसरा जो परमाणु जो जुड़ा है उसको बाहर कर देता है, उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। तो देखिए हैलोजेंस की भांति जो हाइड्रोजन है वो भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। कैसे करता है, देखिए ये CH4 है, क्या है, CH4। मैंने इसको अलग अलग लिख लिया है, इसकी मैंने संरचना बनाई हुई है। ये आपको तब समझ में आएगा अगर आपने रासायनिक जो आबंधन वाला जो चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग वाला, वो पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप, कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो है ना। तो इससे जो है जब क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो ये Cl2 है, Cl2 को मैंने लिख लिया है Cl सिंगल बॉन्ड Cl। क्या लिख लिया है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये Cl जो है इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और HCl बना लेगा। और ये वाला Cl जो है C के साथ में जो बॉन्ड है इसके साथ में जुड़ जाएगा,
तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3Cl, जिसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। और ये जो रिएक्शन होगी ये होगी सूर्य के प्रकाश में, या आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं डिटेल में लिखा हुआ था कि CH4 + Cl2, तो सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन होती है तो क्या बन जाएगा CH3HCl, एक H इसमें से निकल जाएगा और एक Cl इसमें से निकल जाएगा और क्या बना लेगा HCl, तो ये बनेगा CH3Cl। इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, इसको हम कहते हैं मिथाइल और इसको कहते हैं हम क्लोराइड, तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम आपको पता ही होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम मैंने आपको बताया है मेथेन, ये वाला भी मेथेन, ये भी मेथेन है, और इसका तो पता ही है आपको क्लोरीन। तो जिनके नाम आपको नहीं पता लिख लीजिए, इसको कहते हैं मेथेन, मेथेन कहिए या मीथेन कहिए, बात एक ही है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये रिएक्शन तो किसकी है, ये तो है हैलोजन की रिएक्शन है जो कि मेथेन से की गई है, ठीक है। और उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब आपको समझ आएगा, देखो उसमें से एक क्लोरीन निकला है और एक इसके साथ में जुड़ गया और उसमें से इसने क्या कर दिया है, एक हाइड्रोजन को अलग कर दिया, इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अर्थात वो जो है किसी दूसरे को हटाएगा, उसके साथ में क्या हो जाएगा, खुद जुड़ जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन, है ना। तो मेथेन में से एक H निकाल दिया Cl ने और खुद उसके स्थान पर जुड़ गया है, तो क्या बना लिया, मिथाइल क्लोराइड। अब हमें हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखना है, हाइड्रोजन रिएक्शन कैसे करता है मीथेन के साथ में। तो देखिए आगे, तो देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन कैसे रिएक्शन करता है। तो हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, ये करेगा CH3Cl के साथ में, किसके साथ में, CH3Cl के साथ में। मेथेन के साथ में हाइड्रोजन की रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, ये जो है थोड़ा सा आगे आपको समझ में अच्छे से आएगा, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जैसे हमें CH3Cl से रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन की, है ना, तो Cl को यहाँ से हटाना है, इसके स्थान पे क्या जोड़ना है, H जोड़ना है ना। जैसे उसमें Cl जोड़ा था और H हटा था, तो इसमें उल्टा होगा, इसमें H जोड़ना है, Cl यहाँ से हटाना है। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो 2 H यहाँ पर आप देख रहे होंगे और इसको हम कहते हैं नवजात हाइड्रोजन। तो एक H क्या होगा, एक H तो Cl पर जुड़ जाएगा, एक H किस पर जुड़ जाएगा, CH3 पर। तो एक तो बनेगा CH3H जिसे हम मेथेन कहेंगे, या आप इसे CH4 भी कह सकते हैं, और ये किसकी उपस्थिति में होती है, SN और HCl की उपस्थिति में। इसे हम अपचयन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अपचयन, है ना। ये जो हमें नवजात हाइड्रोजन मिले हैं ना, वो हमें इससे मिले हैं SN + HCl से, ये वाले, ठीक है। तो CH3H बना प्लस में HCl बना, या आप इसको ऐसे समझिए CH3Cl है 2H है ना, तो एक H इसके साथ में जुड़ेगा तो क्या बनाया, मीथेन बनाया, CH4 प्लस में क्या बचा, HCl बच गया, है ना। तो ये H ने Cl के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लिया, HCl। इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड, जो पहले बना था, और ये आपको जानते हैं ये क्या है, नवजात हाइड्रोजन। तो देखिए स्टूडेंट, ये थी क्या, हाइड्रोजन की समानता किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन है उसकी क्या स्थिति है और हाइड्रोजन में उसकी क्या समानता है हाइड्रोजन के साथ में, और क्षार धातु के साथ में क्या समानता है। अर्थात उसे फर्स्ट A में और 7A में क्यों रखा गया है, किसको, हाइड्रोजन को। तो ये मैंने आपको बताया। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। तो देखिए इससे क्वेश्चन बनने की जो उम्मीद है ये मैंने सारे इसमें लिखे हुए हैं। अब इसको देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है जितना मैंने आपको बताया है। अगर आपसे कहेगी अथवा कि आपसे कहेगी हाइड्रोजन की क्षार धातुओं तथा हैलोजनों के साथ में हैलोजन के साथ रखा गया है क्यों, तो तब भी आपको यही लिखना है जो मैंने जितना भी आपको करवाया सारा का सारा। अगर आपसे कहे कि हाइड्रोजन की क्षार धातु के साथ समानताएं क्या हैं समझाइए, तो केवल आपको क्षार धातु के साथ में समानताएं देनी है और कुछ नहीं देना है, ठीक है। अथवा अगर आपसे कहे कि हाइड्रोजन के साथ में क्या समानताएं समझाइए, तो केवल आपको हाइड्रोजन की साथ में समानताएं देनी है। मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे कहे कि हाइड्रोजन की क्षार धातु तथा हाइड्रोजन के साथ में समानताएं लिखिए, तो केवल आपको क्या करना है, दोनों के साथ में समानताएं देनी है ना, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देना पड़ेगा शुरू में जो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी पहली क्लास जो कि यूनिट 9 से थी, हाइड्रोजन चैप्टर से। तो दोस्तों बताइए ज़रूर कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके। और मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल से मैं आपकी क्लास 12 की केमिस्ट्री भी कराऊंगा और यूनिट 1 से लेकर के कराऊंगा। तो अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए हमारे चैनल के साथ में, ठीक है। और हमारी जो क्लास होगी वो लाइव क्लास होगी, 12th क्लास की जो क्लास होगी, ठीक है। तो अपने दोस्तों को जो जोड़ते रहिए, उनके साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। अब आपको क्लास जो मिलती रहेंगी क्लास 11th की, बाकी मैंने बहुत सारी क्लासेस दे रखी हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक और नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।